टॉपिक होगा ये। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यूनिट नंबर थर्ड हम लोग बातचीत कर रहे हैं। यूनिट नंबर थर्ड के अंतर्गत हमारा टॉपिक है आज का वैयक्तिक समाजकार्य के संदर्भ में सिद्धांत और घटक। आप लोगों ने अगर विगत वर्षों का समाजकार्य का प्रश्न पत्र देखा है तो अच्छी बात है, और उसी में वैयक्तिक समाजकार्य के अंतर्गत प्रश्न बनाए गए हैं, उसके प्रिंसिपल्स में, और घटक से भी सवाल बनाए गए हैं। तो दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि आज एक बच्चे ने मुझे मैसेज डाला था कि सर थोड़ा सा समाजकार्य के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। हालांकि मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा चुका हूँ और उसकी पीडीएफ भी मैंने अभी अभी आपके ग्रुप में डाल दिया है। फिलहाल मैं एक छोटा सा समय लूँगा आप लोगों का, केवल 10 से 5 मिनट, और इसमें ये टॉपिक आपका कवर कर दूँगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोगों को केवल इस यहाँ पर देखना है। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है, एक विद्वान है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और ये रहने वाले हैं स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे महोदय। और इनका जो सिद्धांत आया वो आया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यहाँ बेसिकली अगर बात करें तो बच्चों से संबंधित था। बच्चों की कॉग्निटिव विकास की प्रक्रिया को समझाने के लिए इन्होंने कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स यानी थ्योरी दिया था। इनका मानना था कि बच्चे केवल जानकारी ग्रहण नहीं करते हैं, मतलब बच्चे केवल जानकारियों को कलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इनका कहने का भाव ये था कि अनुभव के आधार पे इन्होंने एक बात भी कहा था कि जो नन्हा बच्चा होता है वो वैज्ञानिक होता है, और विथ एक्सप्लेनेशंस भी दिया था कि अगर कोई बच्चा अपने टॉय उसके पास है तो वो टॉय को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, फिर उसको जोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से उसके अंदर वैज्ञानिक प्रक्रिया डेवलप हो रही है। तो बच्चे बेसिकली जानकारी को कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से ज्वाइंट हो रही है। तो एक बार परीक्षा में सवाल बनाया भी गया था कि निम्न में कौन विद्वान था जिन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक माना है, तो विकल्प में था जीन पियाजे, और ये ऑप्शन आपका फिर सही जाता है। जीन पियाजे ने 4 चरण बताए। परीक्षा में चरणों को क्रम से लेकर भी पूछता है। वर्ष अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं चाहूँगा कि आप वर्ष को याद कर लें, बहुत ही बेहतर होगा। जैसे इन्होंने एक अवस्था बताई थी संवेदी गति अवस्था, इसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया। 0 से लेकर 2 वर्ष बताया गया, मतलब आप ये कह सकते हो कि गर्भावस्था से ये स्टेजेस बेसिकली चलती है। बच्चा इंद्रियों और गति का क्रियाओं से सीखता है। बच्चे बेसिकली किससे सीखते हैं? इंद्रियों से, और गति की जो एक्टिविटीज़ होती है उनसे सीखते हैं बच्चे। और एक प्रश्न बनाया गया था यूजीसी नेट सोशल वर्क में आप लोगों से ही, वस्तु अस्थायित्व की समझ विकसित करते हैं बच्चे। अब जानना यह जरूरी है कि वस्तु अस्थायित्व क्या होता है। पता है आप लोगों को? बताइए, अगर पता है अच्छी बात है, नहीं पता है अगर आप बताएंगे कहेंगे तो मैं आपको जरूर वो चीजें स्पष्ट करूंगा। वस्तु स्थायित्व सर, आई मीन के वस्तु को पकड़ना सीख जाते हैं, वस्तुओं को मतलब सर जैसे वो अपने खिलौनों को पहचानते हैं कि मेरा खिलौना कौन सा है, इसमें उनका स्थायित्व बन जाता है। ओके, देखिए अभी आपने विचारों को बेसिकली स्पष्ट नहीं किया है, और मैं जो बोलने जा रहा हूँ उस बात को बहुत ध्यान सुनिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न है इस सब्जेक्ट को लेकर या इस वस्तु अस्थायित्व को लेकर। मेरा कहने का मतलब है कि जब विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दिया तो उसमें एक संवेदीय पेशी अवस्था रखा या संवेदी गति अवस्था रखा, एक स्टेज का नाम। इसका मतलब है कि यहाँ एक शब्द इन्होंने मेंशन किया, वस्तु अस्थायित्व। और वस्तु अस्थायित्व का अर्थ होता है कि जब कोई वस्तु बच्चों की आंखों से ओझल हो जाती है। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। जब कोई वस्तु बच्चे की आंखों से ओझल हो जाती है तब भी वह यह समझता है कि वस्तु अस्थायित्व में है और कहीं ना कहीं वो वस्तु महजूद है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा कि
कि आपके घर में एक छोटा सा कोई बच्चा है, कोई टॉय अगर उस लेकर खेल रहा है और आप अचानक आते हो, उस बच्चे से उसके टॉय छीन लेते हो। क्या कर लेते हो? छीन लेते हो, है ना? ठीक है, एक मिनट थोड़ा होल्ड रखना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आवाज क्लियर है? एक बार स्पष्ट करिएगा प्लीज। हेलो, एक बार कंफर्म करिएगा, आवाज क्लियर है? यस सर। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जब कोई वस्तु बच्चे की आंखों से ओझल हो जाती है, तब वो बेसिकली उस बच्चा समझता है कि वस्तु वो अस्तित्व में है और कहीं ना कहीं वो मौजूद है, वो कहीं चला नहीं गया। तो जैसे टॉय अपने लेते हो और उससे कहते हो कि ये बर्ड लेके गई, ठीक है, यानी चिड़िया लेके चली गई, कोई फलाने व्यक्ति लेके चला गया आपका ये टॉय, नहीं, भले लेके गया लेकिन वो वस्तु है उसके अस्तित्व में, इसीलिए इसे बोला गया है वस्तु अस्तित्व। छोटा शिशु लगभग 0 से 4 माह तक की अगर हम बात करते हैं, यदि कोई खिलौना उसकी आंखों के सामने से आप हटा देते हैं या कपड़े से ढक देते हैं तो उसे लगता है कि वस्तु अब भी अस्तित्व में नहीं है, मतलब वहां पे उसे लगता है कि वस्तु तो कहीं चली गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परंतु जब मैं 0 से 4 माह के ऊपर बढ़ता हूं, अगर मैं ऊपर वाली एज पे आता हूं, जैसे 8 से लेकर 12 माह की बात करता हूं, बच्चा 12 माह का हो गया, मतलब साल भर का हो गया, तो बच्चा यह समझने लगता है कि वस्तु दिखाई ना देने पर भी कहीं ना कहीं मौजूद है। जैसे माँ का चेहरा छिपाकर बैठ जाए तो बच्चा उसे ढूंढने लगता है, तो ऐसी प्रक्रिया में भी वो वस्तु, या एक प्रकार से आप ऐसा कर लीजिए कि वस्तु अस्तित्व के रूप में उस कॉन्सेप्ट को बनाए रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 बातें बनती है, एक तो 0 से लेकर 4 माह की बात करता हूँ तो वो अलग पैटर्न बनता है, फिर उसके मस्तिष्क में वो चीज़ें नहीं रहती, उसे लगता है कि वो चीज़ें गायब हो गई हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है या 1 साल की उम्र में जाता है तो उस क्रिया में बेसिकली उसको लगता है कि ये वस्तु है, कहीं ना कहीं मौजूद है। तो वही शब्द होता है वस्तु अस्तित्व। जो चीज़ें हैं जिसको जान रहा है कि वो है, तो इसका मतलब है कि वही वस्तु अस्तित्व है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहली स्टेज के अंतर्गत आता है, परीक्षा में आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। दूसरा एक स्टेज आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बेसिकली भाषा प्रतीक पर ये आधारित होता है, इसका प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है। तर्क शक्ति यहाँ पर बेसिकली नहीं कर पाता है, बहुत सीमित होता है, आत्म केंद्रित होता है, अपने आप से बात करता है क्योंकि 2 से 7 साल की उसकी उम्र है। बात करते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था को लेकर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये, 7 से लेकर 11 वर्ष की एज है ये। ठोस वस्तु और घटनाओं को तर्क करने की क्षमता यहाँ पर आ जाती है। कंजर्वेशंस मतलब संरक्षण एक शब्द होता है, इसकी समझ भी विकसित हो जाती है। वर्गीकरण करना, अनुक्रमण करना, ये क्रिया भी उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक लास्ट स्टेज की, तो जहाँ पे चौथे स्टेज में इन्होंने जिक्र किया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा गया। 11+ होता है ये, और ये अमूर्त और काल्पनिक सोच बेसिकली यहाँ पर विकसित हो जाती है और समस्या समाधान और वैज्ञानिक तर्क को यहाँ पर देने लगता है और उसकी चीज़ें बेसिकली डेवलप हो जाती है। ठीक है, आपने कहा कि ये सेब है तो सेब पर वो कल्पना करके बातें भी बता सकता है। ठीक है, इसी के सिद्धांत को निर्माणवादी दृष्टिकोण के जनक कहे गए, या इसी का नाम दिया गया निर्माणवादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही। शिक्षा में अगर हम बात करते हैं तो बच्चा केंद्रित शिक्षण पद्धति के रूप में ये जाना भी जाता है। चाइल्ड सेंट्रल्ड लर्निंग पर ये बेसिकली बेस्ड है। बच्चों को समझने की क्षमता को विकास को समझने के लिए यह व्यापक प्रयोग किया जाता है। बच्चों की सोचने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता के विकास को समझने के लिए हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल्स है या जो थ्योरीज है, इसका हम प्रयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं आगे। जीन पियाजे ने सन 1920 में बच्चों पर अध्ययन शुरू कर दिया था, 1920 में। उसके बाद 1936 में इन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था बेसिकली द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन करके। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, जो संज्ञानात्मक विकास के जो चरण आपने देखा अभी यहाँ पे 4 प्रकार के, ये 4 प्रकार के जो चरण है आपके यही किताब में देखने को मिलेंगे। यदि आप चाहो तो ये फ्लिपकार्ट पर भी, अमेजोन पर भी अवेलेबल है। इसके बारे में अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो उस किताब को मंगवा कर भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जीन पियाजे की और भी कुछ पुस्तकें हैं, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं। बेसिकली ये खास किताब थी जो मैंने अभी आपको यहाँ पर पहले बताया है। एक किताब इनकी आती है द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। 1923 में इन्होंने किताब लिखा था और कहा था कि बच्चों की भाषा और सोच के संबंध पर अध्ययन किया था। कॉन्सेप्चुअल ऑफ द वर्ल्ड करके किताब लिखा था 1926 में। ये भी आप कह सकते हो कि किताब बहुत ही फेमस रही है।
चिल्ड्रन, अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल को लेकर, ये बेसिकली बच्चों के कारण और कार्य के संदर्भ में बातें बताई गई हैं, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। द मोरल जजमेंटल ऑफ द चाइल्ड की बात करते हैं तो ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में आ सकता है ये, ठीक है, 1936 में। उसके बाद द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द चाइल्ड, मतलब वास्तविकता की समझ बच्चों में कैसे आती है, तो इसीलिए इनको बेसिकली निर्माणवाद का अप्रोच या उपागम या दृष्टिकोण का नाम भी दिया है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है किताबें, मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, आप जाके वहाँ से देख भी सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर भी मैंने डाल दिया है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब देखिए आज के टॉपिक पर, हमारा टॉपिक है व्यक्तिक समाजकारी के सिद्धांत। व्यक्तिक समाजकारी के सिद्धांत को बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ही आसान शब्दों में बता दूं कि ये 7-8 प्रकार के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मुख्यतः बेसिकली परीक्षा के दृष्टिकोण से वो सोशल वर्क में भी माने जाते हैं और सोशल केस वर्क में भी माने जाते हैं। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा, एक इन्होंने प्रिंसिपल बताया, व्यक्तिकरण का सिद्धांत बताया था। किसका बताया था? व्यक्तिकरण का सिद्धांत बताया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरे सिद्धांत की बात करता हूँ तो इन्होंने बताया था स्वीकृति का सिद्धांत बताया था। तीसरे की बात अगर मैं आप लोगों से सामने करता हूँ तो उन्होंने बताया था भावनाओं की उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अभिव्यक्ति का सिद्धांत, देखो व्यक्तिकरण सिद्धांत को बेसिकली हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन कह सकते हैं, और स्वीकृति के सिद्धांत को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं या अनुमोदन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। भावनाओं को उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत को हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ जो है पर्पसफुल एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग भी कह सकते हैं, भावनाओं के उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति के सिद्धांत को। और एक आता है आपका आत्मनिर्णय का सिद्धांत। आत्मनिर्णय का सिद्धांत ये आपको पीडीएफ मिलेगा, आप निश्चिंत रहिएगा, केवल मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। आत्मनिर्णय का सिद्धांत, इसको बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में इससे सवाल बनाया गया है और आपका स्वीकृति से बनाए गए हैं और व्यक्तिकरण के सिद्धांत से भी परीक्षा में सवाल बनाया गया। जहां मैं आईएमपी लिख रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करता हूं तो एक आता है गैर निर्णयात्मक, ठीक है, एक आता है गैर निर्णयात्मक, ठीक है, निर्णयात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत लिखते रहिएगा। और बेसिकली इसे कहा गया प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड बोला गया इसको एक प्रकार से, ठीक है, एक प्रकार का ये सिद्धांत था। उसके बाद आपका आता है, कितने सिद्धांत हो गए? हाँ 5 हो गए। उसके बाद एक आता है नियंत्रित भावनात्मक भागीदारी का सिद्धांत। इसका मतलब ये था कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल इमोशनल जो है इनोवेंट्रीमेंट, मतलब यहाँ पर यह था कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल इमोशनल को लेकर इन्होंने पार्टिसिपेट का एक सिद्धांत दिया और कहा कि नियंत्रित भावनात्मक भागीदारी का सिद्धांत। और एक होता है 7वें नंबर का गोपनीयता का सिद्धांत। ये 7 प्रकार के सिद्धांत दिया। अच्छा, ये सिद्धांत दिया किसने? ये सिद्धांत दिया था रॉबर्ट ग्रेस कोयले 1957 में, ठीक है, किसने दिया था? रॉबर्ट बिस्टिक ने दिया था 1957 में ये सिद्धांत। अब देखिए व्यक्तिकरण का सिद्धांत बेसिकली क्या था, मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है ना, उसकी आवश्यकताएं, उसकी समस्याएं, उसकी क्षमताएं अलग होती हैं। इसीलिए सामाजिक कार्यकर्ता को हर क्लाइंट को अलग दृष्टिकोण से देखना और उसकी सहायता करनी चाहिए, है कि नहीं? ये सिंपल बात है और इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना भी है, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 व्यक्तिकरण के सिद्धांत में, स्वीकृति के सिद्धांत में। तो क्लाइंट को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना है। ये बात जानते हो किसने बोला था? बर्था रेनाल्ड एक विद्वान है कि सेवार्थी जैसा हो वैसा ही स्वीकार किया जाए। और एक बात इन्होंने काउंसलिंग, जानते हो काउंसलिंग एक शब्द है, काउंसलिंग की एक शब्द आता है मंत्रणा करके, मंत्रणा मतलब विचार विमर्श है ना, उसकी हिंदी है। तो वो शब्द भी बर्था रेनॉल्ड के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। क्लाइंट को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना, उसकी कमजोरियों, सीमाओं और गलतियों के बावजूद उसके आत्मसम्मान का सम्मान करना होगा। ये आपको स्वीकृति का सिद्धांत बताता है।
उसके बाद एक आता है भावनाओं की उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति का सिद्धांत। बेसिकली क्लाइंट की या क्लाइंट को अपनी भावनाएं स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का उसे अवसर देना चाहिए, और यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता का काम है कि वह इन भावनाओं को सही दिशा दे और समस्याओं के समाधान की ओर लेके जाए। इसलिए इसे भावनाओं के उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति का सिद्धांत कहा गया था। ठीक है, उसके बाद आता है एक आत्मनिर्णय का सिद्धांत। आत्मनिर्णय का मतलब होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब क्लाइंट को अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार देना, और कार्यकर्ता केवल मार्गदर्शन और सहयोग करता है, निर्णय उसके ऊपर थोपता नहीं है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा आत्मनिर्णय के सिद्धांत में, इससे भी सवाल बनाया गया है। पॉइंट नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट पर, तो एक आता है गैर निर्णयात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत, और ये कहता है कि कार्यकर्ता क्लाइंट की आलोचना और निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। क्लाइंट की कभी भी सेवार्थी को आप लोगों की उसकी आलोचना नहीं करनी होगी, और ना ही कभी आपको उसकी निंदा करनी होगी। उसकी स्थिति और उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करना है, ना कि आप लोगों को उसके ऊपर दोषारोपण करना है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है नियंत्रित भावनात्मक भागीदारी का सिद्धांत। इसका मतलब सिंपल होता है कि कार्यकर्ता क्लाइंट के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ता है। अब यहीं पर बात ध्यान रखिएगा, यहाँ दो बातें बनती है, एक अंतरण एक प्रतिअंतरण। इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए कि जैसे कार्यकर्ता के साथ जब भावनात्मक रूप से या क्लाइंट भावनात्मक रूप से कार्यकर्ता के साथ जुड़ता है, परंतु उसकी भावनाओं पर वहाँ पर नियंत्रित होता है। जब नियंत्रित नहीं होता है तो क्रियाएं बेसिकली अपोजिट हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं कार्य, और जब कार्य विपरीत होगा तो जाहिर सी बात है आपको बेनिफिट नहीं होगा, फिर आपको लॉस होगा वहाँ पे। ठीक है, तो सहानुभूत हो गया, समानुभूत होगा, ये दिखाना ज़रूरी है, परंतु अत्यधिक भावुक होना ज़रूरी नहीं है। आपको कभी भी अपने कार्य को लेकर अत्यधिक भावुक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोगों को खास कर ध्यान रखना, क्योंकि आप मेडिकल सोशल वर्कर हैं, आपके सामने विभिन्न प्रकार के लोग आएंगे, परिस्थितियां विपरीत रहेंगी, और आपको अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखकर उनके साथ काम करना होगा। और एक लास्ट होता है गोपनीयता का सिद्धांत। गोपनीयता का सिद्धांत का मतलब है एक प्रकार से क्लाइंट के द्वारा जो भी डेटा साझा किया जा रहा है उसको व्यक्तिगत जानकारी को आपको गुप्त रखनी होगी, केवल आवश्यक होने पर और क्लाइंट की सहमति से ही उसको आपको साझा करना होगा। तो एक थे रॉबर्ट फिलिक्स बिस्टिक महोदय ने इस शब्द को लेकर इन्होंने चर्चा पर चर्चा किया था। बेसिकली अगर हम बात करते हैं 1957 में एक किताब लिखा, उसी दौरान में ये बातचीत हुई, और इस सिद्धांत को सही तरीके से अगर बात किया गया तो मैं आपको बता दूं 1961 में इस पे चर्चा किया गया था। ये वर्ष आप लोग नोट कर लो, ठीक है भाई। हाँ जी बताइए मैडम। हाँ जी बोलिए। कहीं पर दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो। कहीं पर भी किसी भी बच्ची को कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हो प्लीज, अगर आपको कोई लग रहा है यहाँ पे डाउट है तो। नहीं डाउट बोलो यार। सर नाम एक बार फिर से बता दीजिए। रॉबर्ट, उसके आगे क्या था? हाँ, रॉबर्ट फिलिक्स बिस्टिक 1951 में इन्होंने किताब लिखा, 1961 में इन्होंने अपने ये 7 सिद्धांतों को प्रमाणित कर दिया था। ठीक है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं अपने और जो बेसिकली कॉमन प्रिंसिपल्स हैं। ये जो 7 सिद्धांत लिखाए हैं, मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा अगर आपने यहाँ पर मेरी बात को सुन लिया है तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ 2 नंबर आपके यहाँ पे सेव है दिसंबर 2025। अच्छा एक और जानकारी, आज आपने एक मैसेज देखा ग्रुप में, बच्चे ने एक डाला कि एक नोटिफिकेशंस बेसिकली यूजीसी नेट ने जारी किया, और वो नोटिफिकेशन बेसिकली जानते हो CSIR की थी, और आज से 7 डेज के अंदर या 10 डेज के अंदर आपके नेट के फॉर्म आने वाले हैं। तो प्रिपेयर हो जाइए अभी से, ठीक है। अब यहीं से आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, अब यहीं से सारी चीज़ें कंटिन्यू कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 10 दिन बाद आपके फॉर्म आने वाले हैं, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। अब देखिए व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत भी एक है, केस वर्क में लागू होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ध्यान बेसिकली व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं, क्षमता और जो है संसाधनों पर केंद्रित होता है, ये बात तो सत्य है, और ये बातें व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत के अंतर्गत कही गई है, और हर व्यक्ति अद्वितीय होता है और उसके समाधान उसके अनुसार होने चाहिए। ये बात आप भली भांति तरीके जानते हैं।
अभी मैंने आपको बताया भी। अच्छा, व्यक्ति केंद्रित एक सिद्धांत है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, कार्ल रोजर्स का नाम आशा करता हूं कि शायद आपको याद भी होगा वो, है ना, क्योंकि ये सोशल केस वर्क में, काउंसलिंग में, दोनों जगह बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बात ध्यान रखिएगा, सोशल केस वर्क में और काउंसलिंग के दौरान अगर आप कोई थ्योरी लगाना तो वही थ्योरी लगाना, कौन सी थ्योरी बताइए, पर्सन सेंट्रल थ्योरी। और पर्सन सेंट्रल थ्योरी का मतलब होता है व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा। इसी में अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, समापन और अनुवर्तन जैसे शब्द आपके शामिल होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें क्लाइंट को केंद्र में रखा जाता है, ना कि समस्या। सेंट्रल में कौन रहता है, सेवार्थी, ना कि प्रॉब्लम। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्टडी हो रही है वही प्रकार का। दूसरा एक सिद्धांत ये पढ़ चुके हैं आप लोग भी, व्यक्ति और पर्यावरण का संबंध। व्यक्ति की समस्याएं केवल उसके व्यक्तित्व में नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज, सांस्कृतिक परिवेश में निहित होती है। आप लोग हाल में ही पढ़े हैं कि व्यक्ति और पर्यावरण का संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार की नींव रखता है या नींव बनाता है। व्यक्ति का मतलब क्या भाई, उसकी जैविक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण तो वो होता है जिसमें परिवार, समाज, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, धर्म, परंपरा, नैतिक, भौतिक संसाधन इत्यादि शामिल होते हैं। और अगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि व्यक्ति और पर्यावरण की बात, तो जानना जरूरी है कि इनका संबंध कैसे बन रहा है, रिलेशन कैसे बन रहा है। मेरा एक सेंटेंस या एक वाक्य सुनिएगा कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहता है, और पर्यावरण व्यक्ति के विचार, भावनाएं, मूल्य और व्यवहार को प्रभावित करता है। ये इन्वायरमेंट प्रभावित करता है। इन्वायरमेंट ना आपके विचार को प्रभावित करता है। जैसे आप तनाव में, डिप्रेशन में, या कोई बात बन जाए या कोई बात बिगड़ जाए, उस परिस्थिति में वो पर्यावरण अपना रोल अदा कर रहा है, और वहाँ आपका बिहेवियर क्या होता है, प्रभावित होता है। अगर आपने अच्छी खुशखबरी सुनी तो आप अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, तो पर्यावरण बेसिकली आपके अनुकूल रहेगा। अगर आपने कोई बुरी खबर सुनी तो आप परिस्थिति के प्रतिकूल व्यवहार करोगे, ठीक है, विपरीत व्यवहार करोगे, तो वहाँ पर आपके नकारात्मक व्यवहार बन जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभावित कौन किया, पर्यावरण प्रभावित किया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। PIE, पर्सन इन इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यही आपका यूनिट नंबर 3 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, व्यक्ति की स्थिति और उसका वातावरण दोनों मिलकर उसकी समस्या और समाधान को बेसिकली क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद अगर हम लोग एक बात और करते हैं यहाँ पे एम्पैथी को लेकर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम्पैथी को लेकर बहुत बच्चों में बेसिकली एक बार दिक्कत, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि एम्पैथी को सहानुभूति के नाम से जाना जाता है, समानुभूति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी अन्य व्यक्ति की भावना, अनुभव, परिस्थिति को उसकी दृष्टि से समझना है और महसूस करना है, यानी खुद को उसकी जगह रख कर सोचना है। जैसे मेरे ऊपर कोई विपत्ति आई और मैंने आपको बताया कि सर ये मेरे ऊपर एक प्रॉब्लम्स आ गई है, तो आप लोग उस कंडीशन पर अपने आप को भी रखिए कि जिस तरीके से उनके पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास कभी न कभी ये प्रॉब्लम रही होगी या थी। उस परिस्थिति में आपका क्या स्थिति हो रही थी, वही सिचुएशन सर के साथ भी हो रही होगी। तो इस तरीके के जो आप अनुभव कर रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, एम्पैथी कहलाता है। लेकिन एक शब्द और आता है, सिंपैथी, जिसको हम लोग बोलते हैं सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब क्या होता है, सिंपल बात है। सिंपैथी का मतलब होता है कि मुझे तुम्हारे लिए दुख है, हमदर्दी है। सीधा सीधा बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, सिंपैथी में हमदर्दी वाला पार्ट बन जाता है। और कहने का भाव क्या है, समझना मेरी बात एक बार सिंपैथी को लेकर। सिंपैथी का मतलब होता है मानवीय भाव, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के दुख, तकलीफ और कठिनाई को देखकर उसके लिए दुख महसूस करना और दया करना। दुख आप महसूस कर रहे हो, दया कर रहे हो। जैसे मान लीजिए इसमें हम ना दूसरे के दुख को देखते हैं और उसके लिए भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। दुख हो गया, करुणा हो गया, दया हो गया, इस तरीके का अनुभव करते हैं। ऐसी कंडीशंस में मैं कहता हूं अगर कि मुझे अफसोस है कि तुम्हारी परीक्षा खराब हो गई, मतलब मुझे अफसोस है कि आपने नेट का एग्ज़ाम में बेसिकली सही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ये मेरा सहानुभूति था। मैं अगर आपको अपना समानुभूति की बात करता हूँ तो तुम्हें ये लग रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं आया, तो यह बहुत निराशाजनक है चीज़ें। और ये निराशाजनक जो महसूस कर रहा है सेवार्थी या जो महसूस कर रहा है छात्र, वही महसूस कर रहा है और अदर पर्सन या अन्य व्यक्ति भी। ठीक है, तो दोनों में बहुत ही माइनर सी एक प्रॉब्लम, वो शब्दों का डिफरेंस है।
रिपीट कर रहा हूँ फिर से, बात को ध्यान सुनिएगा। सिंपैथी का मतलब होता है कि क्लाइंट को भावनात्मक सहारा तो मिलता है परंतु पर्याप्त नहीं होता है सिंपैथी में। एम्पैथी में ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है क्योंकि इसमें कार्यकर्ता क्लाइंट की भावनाओं को गहराई से समझता है और उसके साथ जुड़ता है। तो दोनों में अंतर है, ये बात ध्यान रखिएगा। परीक्षा में सवाल सिंपैथी और एम्पैथी से बनाया गया है। अगर आप यहाँ समझ लोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपके 2 नंबर गए। बात को ध्यान से समझना है बस, ठीक है। भावनात्मक सहारा तो मिलता है लेकिन यहाँ पर्याप्त नहीं है, वो बात है सिंपैथी की। लेकिन एम्पैथी ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है, ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। कारण यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता क्लाइंट की भावनाओं को बड़ी गहराई से समझता है और उसके साथ खड़ा रहता है। इसलिए सोशल वर्क में सिंपैथी को प्राथमिकता कम दी गई है, एम्पैथी को प्राथमिकता ज़्यादा दी गई है। ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसी में, सामाजिक कार्यकर्ता को व्यक्ति की स्थिति, भावनाओं और दुखों को समझना चाहिए बिना उसे मूल्यांकन किए, और यही हमारा यहाँ पर बनता है एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, या सहानुभूति और समझ। एक गोपनीयता है, गोपनीयता जानते हो, क्लाइंट के द्वारा साझा की गई व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना है, गोपनीय रखना है आप लोगों को। यह आपका कर्तव्य बनता है, यह आपका दायित्व है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सशक्तिकरण का लेकर। उद्देश्य केवल समस्या का समाधान नहीं है बल्कि व्यक्ति को स्वतंत्र और सक्षम बनाना भी है। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण जरूरी नहीं केवल कि महिला के ही फील्ड में बात हो। सशक्तिकरण की बात हम कर सकते हैं व्यक्ति के समूह के समुदाय के रूप में। अब व्यक्ति समूह समुदाय में आपको बच्चे भी आ जाएंगे, महिला भी आ जाएंगे, वृद्ध भी आ जाएंगे, युवा भी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जब भी दिमाग में आता है तो दिमाग में सीधा सीधा जोड़ते हैं महिला सशक्तिकरण। सही बात है, अच्छी बात है। अगर आप महिला सशक्तिकरण शब्द जोड़ रहे हो तो मैं आपसे कुछ बातें बताता हूँ, जैसे शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, जैसे निर्णय लेना हो गया, जैसे अधिकार, समान अधिकार देना हो गया। ये शब्द है, ये शब्द जब आते हैं ना, शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेना, समान अधिकार की बात, तो वो महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण में आते हैं। यही बातें आप कहीं और भी जोड़ सकते हो, वृद्ध बच्चों में जोड़ सकते हो, युवाओं में भी जोड़ सकते हो, वृद्ध लोगों में भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो देखो ग्राम, अगर मैं ये तो था एक पर्टिकुलर किसी एक समूह या समुदाय या कोई व्यक्ति को लेकर मैं बात कर रहा था। इन केस जब मैं कभी समुदाय की बात करता हूँ, उस समुदाय की बात जब होती है तो ग्राम सभा या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव वालों को विकास योजनाओं में भागीदारी को लेकर बात किया जाता है। सशक्तिकरण में बहुत सारे शब्द हैं, जागरूकता है, शिक्षा है, आत्मविश्वास है, अधिकार है, भागीदारी है, इत्यादि बहुत सारे शब्द आते हैं। सशक्तिकरण व्यक्ति, समूह, समुदाय उस स्थिति को पहुंचाना कि वे अपनी जिंदगी से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके, अपने अधिकारों का उपयोग कर सके और अपनी क्षमताओं का विकास कर सके। ये शब्द आपको ध्यान में रखना होगा। बात समझ में आ रही है? बताओ, एक बार स्पष्ट करो भाई। आस्था? यस सर, आ रही ना चीजें? हाँ भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा, ठीक है। कोई ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं ना मैं कि आप पीछे छूट जा रहे हो, बाउंस हो जा रहा है सब कुछ? बोलो, अगर तेज चलोगे तो स्लो भी हो जाऊंगा मैं। नहीं सर, नहीं सर, ठीक है ना, फिर ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग स्वनिर्णय का अधिकार। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे आपको अलग से एक सिद्धांत रॉबर्ट फ्लेक्स बिस्टिक के बारे में बता चुका हूँ। अब यहाँ ये भी सिद्धांत बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन सिद्धांत है। बच्चे जब आएंगे परीक्षा में एग्जाम, अब यूजीसी ने दिन प्रतिदिन, जानते हो, अपने स्टैंडर्ड लेवल हाई कर रहा है, वो जान चुका है, ठीक है, कि भाई सोशल केस वर्क की जो प्रिंसिपल है, गोपनीयता, आत्मनिर्णय, गैर नियंत्रित और नियंत्रण का सिद्धांत, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, स्वीकृति का सिद्धांत, ये कई बार आ चुका है परीक्षा में। मैं ऐसे सिद्धांत को अब क्यों दूं जो बच्चे बेसिकली जान चुके हैं? अब मैं ऐसे सिद्धांत को दूंगा क्योंकि ये भी सिद्धांत उसी में आते हैं। तो मैं आपको वो सिद्धांत भी पढ़ाया, ये भी सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ, दोनों टाइप के सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ, और दोनों चीजें ध्यान रखना है क्योंकि आपको इस बार नेट और जीआरएफ क्रैक करना है, ठीक है। ये चीजें रहेंगी जब आपको चीजें पता रहेंगी। अगर मैं बात करता हूँ स्वनिर्णय का अधिकार की, स्वनिर्णय का अधिकार का अर्थ होता है कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होना, बशर्ते इससे दूसरों का हक और सुरक्षा प्रभावित ना हो, कोई अन्य व्यक्ति इससे प्रभावित ना हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मान लो
किसी महिला को परिवार और आर्थिक निर्णय लेने में स्वतंत्रता देना वह स्वनिर्णय का अधिकार होता है। मैं आपकी बात कर लेता हूं, किसी छात्र को अपने कैरियर का विकल्प चुनने देना यह आपका स्वनिर्णय का अधिकार है। ये सिंपल बात है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि यहां पर भी पर्सन सेंट्रल्ड अप्रोच लागू होता है और क्लाइंट की सशक्तिकरण के आधार पर होता है। व्यक्ति की आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ता है। व्यक्ति को अपनी समस्याओं और जीवन निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार होता है। और ये बात सत्य है। किसी मान लीजिए व्यक्ति अपनी पसंद, आवश्यकताओं और जीवन शैली को तय कर सकता है। ये निर्णय है उसका, वो उसका अधिकार है। ये सामाजिक कार्यकर्ता केवल मार्गदर्शन और सहायता करता है, उसके ऊपर निर्णय नहीं थोपता है। ये बात मैंने अभी ऊपर बताया भी आपको, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यवहार और प्रतिक्रिया। सर एक मिनट सर जी, ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत और स्वनिर्णय का सिद्धांत दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर? दोनों तो एक ही है। हाँ जी सर, मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन दोनों सेम ही हुआ ना? हाँ, तो मैंने क्या कुछ अलग पढ़ाया क्या कहीं पे? नहीं सर, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि दोनों में कोई थोड़ा बहुत चेंज तो नहीं। स्वयं का मतलब मैम, स्वयं का जैसे पर्यायवाची शब्द है। जब जी जी पानी कहो, बात ठीक दोनों है। एक है। स्वयं कहो, आत्म कहो, बात दोनों एक है। सेल्फ जी जी अब देखिए आगे, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, व्यवहार और प्रतिक्रिया का विश्लेषण। मेरा कहने का भाव क्या है यहाँ पे, इस चीज को भी ध्यान से सुन लीजिए। सिंपल शब्दों में बताता हूं। व्यवहार और प्रतिक्रिया का विश्लेषण का अर्थ है कि व्यक्ति के किया गया व्यवहार, जैसे कोई व्यक्ति है, उसने अपना कोई व्यवहार किया और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली कोई प्रतिक्रिया की गहराई से आप अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, मतलब कोई किया हुआ व्यवहार है और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली जो प्रतिक्रिया हुई, उसके बहुत ही गहराई से आप यह स्टडी कर रहे हो। अच्छा, क्यों कर रहे हो? ताकि उसकी जरूरतें, समस्याएं और संघर्ष समझ सके हम। तो यहाँ एक लाइन में लिखा गया कि व्यक्ति के व्यवहार और प्रतिक्रिया को उसके परिस्थितियों और क्षमताओं के संदर्भ में समझना। ठीक है, मतलब उसके परिणाम से होने वाली जो प्रतिक्रिया हुई, जो रिस्पॉन्स हुआ, उस रिस्पॉन्स को बहुत ही गहराई से अध्ययन करना, बहुत ही गहराई से उसकी जरूरतों को जानना, समस्या को जानना, संघर्ष को जानना, ये कार्य इसको दर्शाता है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक स्टूडेंट विद्यालय में बार बार क्लास से भाग जाता है। बात को समझना, इसका व्यवहार क्या है? क्लास से भागना, बार बार भाग जा रहा है क्लास से। आपने ये नाम सुना होगा, एबीसी का नाम। एबीसी की जानते हो फुल फॉर्म? एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, एबीसी का मतलब है। मेरा कहने का भाव क्या है समझना एक बार जल्दी ध्यान से, कि जो मैंने बिहेवियर को कहा, मतलब क्लास से भाग जाना, तो आप सोचो परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? शिक्षक का डांट पड़ी उस पर, साथी या बच्चों की प्रतिक्रियाएं भी वहां पे देखने को मिला, है ना। और इसका जब हम पूर्ववर्ती बात करते हैं, भागने से पहले की क्रिया की बात करते हैं, तो हो सकता है भाई अब यहाँ पे कंडीशंस कुछ बने। अगर उसको पास सकारात्मक क्रियाएं या समर्थन मिले या समस्या की पहचान किया जाए या समाधान किया जाए, तो हम लोग उसको दूर कर सकते हो। तो ये पूर्ववर्ती एक प्रकार का व्यवहार है, क्लास से भागना। ठीक है, ये जो चीज़ें बनी वहाँ पे विद्यालय में, वो विद्यालय में या क्लास से वो चीज़ें बन रही है, और बिहेवियर वो चीज़ें बन रही है जो क्लास से भाग रहा है, वो बिहेवियर है। परिणाम क्या बन रहा है कि टीचर की डांट मिल रही है ना। तो सिंपल बात है, यहाँ पे यही चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि व्यवहार व्यक्ति की क्रिया है, प्रतिक्रिया क्या होती है? उस क्रिया या पर्यावरण या स्वयं के व्यक्ति के द्वारा जो क्रिया किया गया वो प्रतिक्रिया है। और विश्लेषण क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो संबंध और जो कारण है ना, उसको जानना होता है, उसको जानना, उसको एनालिसिस करना। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम लोग एक चीज़ और जिक्र करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच की बात, और इसका मतलब है ना, इसका मतलब क्या है अप्रोच का? जैसे मैं बात करूं व्यापक दृष्टिकोण, व्यक्ति की समस्या को व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से देखा जाता है।
व्यक्ति या समस्या को केवल एक पहलू से ना देखकर उसके सभी पहलुओं पर, सभी पहलू मतलब क्या हुआ, शारीरिक पहलू, मानसिक पहलू, भावनात्मक पहलू, सामाजिक पहलू और आध्यात्मिक पहलू, इसको ध्यान में रखते हुए उसको समझना, फिर उसके बाद उसका हस्तक्षेप करना है। मतलब व्यक्ति के जीवन के सभी आयामों को देखना ही व्यापक दृष्टिकोण का होता है। सिंपल बात है कि नहीं? मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। एक छात्र लगातार अपने विद्यालय में असफल हो रहा है, लगातार असफल हो रहा है विद्यालय में अपने, तो हम सबसे पहले उसके शारीरिक पहलू को देखेंगे, क्योंकि भाई स्वास्थ्य पोषण की कमी तो नहीं रह गई। हम फिर मानसिक पहलू देखेंगे, भाई कहीं आत्मविश्वास के अंदर उसके कमी नहीं रहेगी, मानसिक तनाव तो उसके पास नहीं रहता है। हम सामाजिक पहलू भी देखेंगे, परिवार और दोस्तों का समर्थन मिलता है कि नहीं मिलता है। हम सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलू भी देखेंगे, एजुकेशन और संसाधनों की पहुंच उसके पास रहती है या नहीं रहती है। हम फिर हस्तक्षेप पर भी बात करेंगे। समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर सभी पहलुओं में उसकी हम फिर क्या करेंगे, मदद करेंगे। यही है आपका होलिस्टिक अप्रोच, व्यापक दृष्टिकोण। व्यक्ति को संपूर्ण रूप से देखना, समस्या का समाधान भी संपूर्ण रूप से करना कहलाता है आपका व्यापक दृष्टिकोण। यह है आपका 8वां सिद्धांत। बात करते हैं 9वें सिद्धांत पर। जब आपकी ये सारी क्रियाएं बनती हैं तो आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से पता है प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, जहां हम जिक्र करते हैं या स्टडी को लेकर, हम जिक्र करते हैं अध्ययन को लेकर, हम जिक्र करते हैं निदान को लेकर, हम जिक्र करते हैं हस्तक्षेप को लेकर, इस तरीके के शब्द आते हैं। मेरा कहने का भाव क्या है? अध्ययन, निदान, हस्तक्षेप का मतलब हो गया उपचार, मूल्यांकन। देखो, क्लाइंट की समस्या, आवश्यकता और परिस्थितियों का गहन अध्ययन करना ये कार्य बनता है, ठीक है। डायग्नोसिस करना, प्राप्त जानकारी का मूल्यांकन करके विश्लेषण करना, समस्या के कारण और उसके प्रभाव को समझना। फिर आप इंटरवेंशन करते हो, क्लाइंट की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार हस्तक्षेप की योजना बनाना, लक्ष्य और उपेक्षित परिणामों को स्पष्ट करना, योजनाओं के अनुसार क्रियाएं करना। फिर उसके बाद आप मूल्यांकन करते हो, हस्तक्षेप के परिणामों का मूल्यांकन करना। अगर सुधार हुआ तो बेहतर है, अगर नहीं सुधार हुआ तो आप अनुवर्तन करोगे, सुधार हुआ तो समापन कर दोगे क्रियाओं का। एक लाइन में ये केस वर्क का निरंतर प्रक्रिया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिक समाज कार्य की घटक। व्यक्तिक समाज कार्य का प्रिंसिपल आपका समाप्त हो गया है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट अगर है पूछ सकते हो। अभी मैं आपको समय दे रहा हूँ 2 से 3 मिनट। सर यहाँ पे जो बोला कि निरंतर प्रक्रिया है, हाँ, वो मतलब लगातार चलता रहेगा। निरंतर प्रक्रिया का मतलब है मैम कि जब आप केस वर्क करोगे ना तो अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन ये क्रिया आपकी चालू स्टार्ट ही रहेगी, ठीक है। केस वर्क में, ग्रुप वर्क में भी करोगे तब भी यही क्रिया स्टार्ट रहेगी, कम्युनिटी में भी करोगे तो भी यही क्रिया स्टार्ट रहेगी। बिना इसके काम होगा ही नहीं सही तरीके से, ठीक है। अगर आप सोचो पहले मैं मूल्यांकन कर लूँ, पहले मैं समापन कर दूँ, पहले ही मैं हस्तक्षेप कर दूँ, तो वो काम सही नहीं होगा। एक प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे मतलब निरंतर का मतलब ये हुआ कि मतलब सीक्वेंसली चलना है, ठीक है हाँ, सर। मतलब कार्य जो है इसी तरीके सीक्वेंस से। हाँ, सीक्वेंस। हाँ, मुझे लगा लगातार वो मतलब ऐसे चलता रहेगा, ठीक है सर। लगातार मतलब क्या कि आज भी आपने अध्ययन, निदान, उपचार किया, कल भी अध्ययन, निदान, उपचार करोगे, परसों भी अध्ययन, निदान, उपचार करोगे, इस तरीके से नहीं होगा, है ना। आज अगर आपने अध्ययन कर लिया, कल निदान कर लिया, अब आप ट्रीटमेंट का 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने, साल भर का गोल बना लो, उस पर काम करो, ठीक है। डायग्नोसिस का पार्ट करो, है ना। बात समझ में आ रही नहीं? बताओ। जी सर, जी क्लियर हो गया। और भी कोई डाउट बच्चों को? सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ, जैसे सर इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं व्यक्ति समाज कार्य के, पहले रॉबर्ट बी स्टीट वाला आपने बताया सर, जो 1957 में उन्होंने 7 सिद्धांत अपने दिए जी। फिर उसके बाद सर अभी 9 सिद्धांत आपने सर बताया, व्यक्ति केंद्रित, व्यक्ति और पर्यावरण का संबंध। हाँ, ये कॉमन है, ये इसमें किसी विद्वान का नाम नहीं आएगा, ये कॉमन है।
तो सर ये बस ये पूछना था सर कि ये दोनों चीजें मतलब जैसे इसमें आएंगी कि ये दोनों चीजें अलग अलग? बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं ये जो बताता हूँ सिद्धांत बाद वाले जो 9 लिखाए हैं, देखो मैं बताऊं, जो ये एक सिद्धांत मैंने आपको 7 यहाँ जो फेलिक्स बिस्ट्रिक के बताए, ये 7 सिद्धांत ये परीक्षा में नाम के साथ भी आ सकते हैं, या इंडिविजुअल एक नाम दे देगा कि नियंत्रित भावनात्मक भागीदारी का सिद्धांत में ये बातें होती है। क्या ये बात सही है? तो इस तरीके से आ सकता है। इन केस व्यक्तिकरण का सिद्धांत आए और ये सब ऑप्शन में ना लिखा रहे और फिर आपके सामने ये वाला आ जाए, तो आप सोचेंगे कि सर ये तो पढ़ाई थी नहीं। तो मैंने आपको बता दिया, अगर इनकेस ये सिद्धांत भी आते हैं तो ये सिद्धांत भी आप टिक कर दीजिएगा, ये भी व्यक्तिकरण के सिद्धांत ही कहे जाते हैं। ठीक है, ये भी व्यक्तिकरण के सिद्धांत है। ये कॉमन है, इसमें किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं आता, किसी व्यक्ति पर्टिकुलर का नाम नहीं आता है। ये तो परीक्षा में अगर आए तो आप नहीं कंफ्यूज है, मत ये आएंगे समाज कार्य के सिद्धांत में ही केस वर्क के, बिल्कुल लेकिन आ ये सकते सिद्धांत हैं, आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल दोनों आ सकते हैं, है ना, दोनों आ सकते हैं सर, दोनों आ सकते हैं। इसमें बताइए ऐसा कोई पॉइंट लिखा हो जो आपको लगा हो कि समाज कार्य से थोड़ा हट के हो? नहीं, तो ये है कि इनके नाम से होगा जो आएगा, अगर नहीं, ये नहीं, सातों आते हैं, और ये वैसे भी आ सकते हैं, हाँ, ये वाले जो नीचे ये वाले। मैंने बोल रहा हूँ वर्कर, आपको बोल रहा हूँ कि ये एक सामान्य है, कॉमन चीजें हैं, ये कोई एक सोचने वाली बात है हम लोगों को, ये मैंने एक कॉन्सेप्चुअल टाइप का बनाया सवाल है ये सिद्धांत, ये सोचिए आपका, है ना, ये कॉन्सेप्चुअल टाइप का बना हुआ है चीजें। ठीक। चलिए फिर तो आगे बढ़ते हैं, आ जाइए कंपोनेंट पे। ठीक है, व्यक्तिगत समाज कार्य के घटक, व्यक्तिगत समाज कार्य के अंतर्गत बात करते हैं सोशल केस वर्क में, तो इसके कई नाम हैं। आप इसे घटक कह लीजिए, आप या तो इसे अंग कह लीजिए, या आप इसे तत्व कह लीजिए, ठीक है, या आप इसे एलिमेंट भी कह लीजिए। व्यक्तिगत समाज कार्य के घटक कई तरीके के होते हैं और ये बात आपको पता होना चाहिए। मैं अभी एच पार्लियामेंट के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पता चले आप लोग अभी कह दे कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन मैं बता दूं अभी एच पार्लियामेंट का अलग कंपोनेंट है और ये अलग कंपोनेंट है। पार्टिकुलर हो सकता है, जरूरी नहीं ना कि नाम से ही आए। कंपोनेंट बताओ कौन कौन से होते हैं ना, अलग से भी पूछ सकता है आपसे, है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, रॉबर्ट फेलिक्स बिस्ट्रिक के अनुसार जो उनके 7 प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं, है ना, वो आपको किसी किसी किताब में कंपोनेंट के रूप में भी मिल जाएंगे। वो भी कंपोनेंट हैं जो प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, तत्व, है ना, तत्व के रूप में। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं, आप इस चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए, मैंने सबसे कहा कि व्यक्तिगत समाज कार्य में किसी व्यक्ति की समस्या को समझने के, निदान करने के लिए, समाधान के लिए मूलभूत कुछ घटक होते हैं। जैसे सिंपल बात अगर हम करते हैं आप लोगों से, तो एक घटक हमारे सामने आता है संबंध, है ना। देखिए, समाज कार्यकर्ता और क्लाइंट के बीच विश्वास और सहयोग का संबंध स्थापित करना, और यह घटक उपचार और सहायता की प्रक्रिया की नींव है। इसमें अगर विशेषता की बात करता हूं तो सहानुभूति, समझदारी, भरोसा और सम्मान है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच भावनात्मक और सामाजिक कार्यात्मक जुड़ाव जो होता है, वही तो बेसिकली संबंध होता है। इसमें जैसे ट्रस्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, सहयोग हो गया, एम्पैथी हो गया, ये सब शामिल होते हैं संबंध में। क्लाइंट और कार्यकर्ता के बीच विश्वास, बिना मजबूत संबंध के हस्तक्षेप प्रभावी नहीं हो सकता। क्लाइंट अपनी समस्याएं खुलकर साझा करता है, तो वहां पे सहभागिता और सहयोग का पाठ बन जाता है ना। वहां पे सहयोग और विश्वास, अंडरस्टैंड, सहानुभूति, सहयोग का संबंध बन जाता है, जो समाज कार्य में समस्या समाधान और व्यक्ति के विकास का एक आधार बनता है। ठीक है, आपने नाम सुना है अंतरण और प्रति अंतरण, बताओ यस या नो। अंतरण और प्रति अंतरण नहीं सुना? नहीं सर। मैं बताता हूं। अंतरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानते हो आप लोग? ट्रांसफेरेंस कहते हैं। प्रति अंतरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रति अंतरण को इंग्लिश में बोलते हैं काउंटर।
इंफेरेंस कहते हैं। दो शब्द हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सुनिए लीजिएगा। देखिए, मनोविज्ञान और समाजकार्य में और काउंसलिंग में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये दो तरीके का बातें हैं, कंपोनेंट है एक प्रकार से, आप ये समझिए। अंतरण ये वह प्रक्रिया है जिसमें क्लाइंट अपने पुराने भावनाएं, अनुभव और संबंधों को कार्यकर्ता पर प्रक्षिप्त करता है। आमतौर पर यह अतीत के माता पिता, परिवार या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ अनुभवों पर आधारित होता है। क्लाइंट अपने पिता के प्रति जो डर या जो नकारात्मक भाव रखता है, वही भाव कार्यकर्ता के प्रति व्यक्त करता है। यह अंतरण है। या किसी माता पिता की तरह कार्यकर्ता को आदर और प्रेम दिखाता है, तो वो अंतरण है। क्लाइंट, अगर आपके साथ क्लाइंट काम कर रहा है, तो क्लाइंट अगर आपको, वो सोचता है या कल्पना करता है कि आप हमारे सिस्टर जैसे हो, आप हमारे ब्रदर या भाई या माता पिता जैसे हो, ये उसके मन में विचार आ जाता है। जरूरी, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया डर का, जरूरी नहीं डर का, और भी चीज़ें हो सकती, हो सकता है कुछ और भी चीज़ें हो सकती। तो उस परिस्थिति में जो उसके मन में जो मनोभाव चीज़ें उत्पन्न हुई है सेवार्थी के अंदर, किसको लेकर, कार्यकर्ता को लेकर, तो वो शब्द है अंतरण। वो शब्द है अंतरण। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। जी सर। और उसी के अपोजिट प्रति अंतरण। अब यहां पे देखिए, ये प्रतिक्रिया जो कार्यकर्ता के अंतरण पर बेसिकली जोर देता है। अक्सर ये कार्यकर्ता अपनी भावना, अनुभव और पूर्वाग्रह से प्रभावित होता है। अगर कार्यकर्ता पिता जैसा व्यवहार करता है, तो कार्यकर्ता भी अपने पिता के अनुभव और भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया भी देता है। अब यही बातें सेवार्थी के अंदर देखने लगता है कि सेवार्थी जो है सिस्टर जैसी लग रही है, ब्रदर या माता या पिता या भाई जैसा लग रहा है। कार्यकर्ता सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, किसको लेकर, क्लाइंट को लेकर। तो यहां जो संबंध बन रहे हैं ना, वो निगेटिव टाइप का बन रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये नेगेटिव पैटर्न बन रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सोशल केस वर्क में होता है, क्योंकि 1 to 1 का सेशन दे रहे हो, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ये बात ध्यान रहे कि इस तरीके की क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं समस्या की पहचान। एलिमेंट के रूप में है क्लाइंट की समस्याओं और जरूरतों को स्पष्ट रूप से समझना, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से समस्याओं का विश्लेषण करना होता है इसमें। ठीक है, समस्या की पहचान बहुत ईजी है, निदान भी डायग्नोसिस है, ईजी है। समस्या के कारण और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है इसमें। व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच जो है असंतुलन को समझना होता है कि भाई क्या वजह थी जो कार्य असंतुलित हुआ है। अब इसी के सिद्धांत आधारित कुछ विश्लेषण है, पर्सन इन सिचुएशन इन्वायरमेंट, और ये मैंने आपको पढ़ाया है पर्सन इन इन्वायरमेंट के थ्योरीज में, वो चीज़ें सेम यहाँ पे लागू होती है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, समस्या के समाधान के लिए उचित उपाय और सहायता प्रदान भी किया जाता है। इसमें देखो काउंसलिंग हो गया, परामर्श हो गया, संसाधन उपलब्ध कराना हो गया और प्रशिक्षण देना हो गया, ये सब आ जाता है ट्रेनिंग में या ट्रीटमेंट में। फिर संसाधनों का उपयोग होता है। संसाधनों का उपयोग में मतलब हो गया कि उपलब्ध सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और जो है संस्थागत संसाधनों का उपयोग करना। क्लाइंट को अपने समस्याओं को या समस्याओं के समाधान में उसे सक्षम बनाना होता है। यहाँ पे संसाधनों का उपयोग करना होता है, मतलब जिस तरीके की उसको नीड है उसके आधार पर उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। एक आता है अनुकूलन, एडॉप्टेशंस कह लीजिए या इसे एडजस्टमेंट कह लीजिए। व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और सामाजिक वातावरण के अनुसार ढालने में सहायता करना। सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति और वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, ये ठीक है, उसकी हेल्प करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं मूल्यांकन की, हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना होता है और ये पता लगाना होता है क्लाइंट की समस्या में कितना सुधार हुआ, कितना सुधार नहीं हुआ। और भाई अगर सुधार हुआ तो केस तो समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं, मूल्यांकन सीधा करेंगे हम लोग, देन उसके बाद समाप्त भी कर सकते हैं। तो सामाजिक प्रक्रिया का उचित
रूप से समाप्त करना या क्लाइंट को आत्मनिर्भर बनाना, सहायता में उसे अस्थायी रूप से समाप्त कर देना। ये बात सिंपल, अनुवर्तन का पैटर्न बनेगा ही नहीं फिर यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं पार्लियामेंट की। ठीक है, ये जो मैंने अभी ऊपर आपको बताए हैं सर, ध्यान से सुनिएगा, वो भी एक प्रकार के क्या थे आपके, बताइए, कंपोनेंट थे। क्या थे, बोलते रहिए साथ साथ। कंपोनेंट। हाँ, घटक, बिल्कुल। अब इसके बाद 4 P's के अनुसार में एक व्यक्ति के समाज कार्य के कंपोनेंट आए। 4 P's में व्यक्तिगत समाज कार्य के अंतर्गत इसको रखा गया, और यह दृष्टिकोण क्लाइंट की समस्या को केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि उसके परिवार, समूह, पर्यावरण, भूमिका के संदर्भ में देखा गया, है ना, उनके रूप में भी देखा गया। तो चलिए एक बार मुझे जरा बताइए कि इस पार्लियामेंट के अनुसार जो 4 P's हैं वो कौन कौन से हैं? सर, पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, प्रोसेस। चलिए ठीक है, आपने अपने विचार व्यक्त किया। और भी कोई बच्चा है जो बताना चाहे कुछ यूनिक मुझे? व्यक्ति, समस्या, स्थान, प्रक्रिया। चलो अच्छा, देखो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पर कि इस वर्ग में व्यक्तिगत समाज कार्य के अंतर्गत अगर मैं जब बात करता हूँ तो परीक्षा में आपसे एक शब्द पूछता है, क्रम लगाइए, सीक्वेंस लगाइए, है ना, और वो क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा, पर्सन यानी व्यक्ति, उसके बाद समस्या, उसके बाद स्थान, उसके बाद प्रक्रिया, प्रोसेस। ये आते हैं 4 P's, पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, प्रक्रिया। याद रख लीजिएगा, क्रम पूछता है परीक्षा में, ऊपर नीचे इधर उधर भी कर सकता है, ये इस तरीके की चीजें बना सकता है। अब देखो मेरा कहने का भाव यहाँ पे क्या है, अगर मैं आप लोगों से चर्चा पर चर्चा यहाँ पर 4 P's पर कर रहा हूँ तो सिंपल शब्दों में बताना ये चाहूँगा आपको कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है। व्यक्ति मतलब महिला भी हो सकती है, व्यक्ति का मतलब यहाँ पर यही है, बच्चा भी हो सकता है, वृद्ध व्यक्ति भी हो सकता है, युवा भी हो सकता है। व्यक्ति यहाँ कोई एक विशेष चीज का जिक्र नहीं किया गया है। संस्था में, है ना, लेने वाला व्यक्ति से कहलाता है, यद्यपि या वह अन्य व्यक्तियों के समान होता है परंतु उस समय कुछ भिन्नताएं प्रकट होती हैं। समस्या चाहे कोई भी हो, वह प्रत्येक स्थिति में पूर्णता में प्रतिक्रिया जाहिर करता है और उसकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, विगत का मतलब अतीत, वर्तमान, भविष्य के चक्र में हमेशा फंसा रहता है। सेवार्थी जब भी संस्था में आता है तो उसका उद्देश्य उसकी मनोसामाजिक समस्या का समाधान प्राप्त करना होता है। तो एच पार्लियामेंट ने व्यक्ति के रूप में बताया कि जिस व्यक्ति या परिवार के साथ कार्य किया जा रहा है उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, जरूरतें, समस्याएं, क्षमता और भावनाएं शामिल होती हैं और व्यक्ति कोई भी हो सकता है और केस वर्क का केंद्र बिंदु यही व्यक्ति होता है। और समूह कार्य में, समूह यानी ग्रुप वर्क में जो ग्रुप के सदस्य हैं वो सेवार्थी हैं। ये बात किसने बोला है? HB ट्रेकर ने बोला है। और केस वर्क में सेवार्थी केंद्र व्यक्ति होता है। केस वर्क में केंद्र बिंदु यही व्यक्ति कहलाता है, सेवार्थी यानी व्यक्ति। तो ये बात किसने बोला है? एच पार्लियामेंट ने बोला। ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, समस्या को लेकर बात कर रहा हूँ। ठीक है, समस्या मतलब प्रॉब्लम। सुनना मेरी बात। जो व्यक्ति की दिनचर्या में व्यवधान या कष्ट उत्पन्न करता है उसे सामान्यतः समस्या का नाम दिया जाता है कि नहीं? समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति सामाजिक भूमिका पूरी तरह या पूरी करने में बाधा अनुभव कर रहा है
या उत्पन्न समस्या के समाधान में आने वाला जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को अपने आप समर्थ करने में या क्रियाओं को चलाने में असमर्थ बन जाता है, तो संस्था में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य सहायता प्राप्त करना है, जिसमें वह अपनी भूमिका और आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो व्यक्ति की दिनचर्या और व्यवधान या जो कष्ट उत्पन्न हुआ है वही बेसिकली समस्या दिखाता है। तो जिन व्यक्ति जिनकी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रहा है, समस्या की यही सही पहचान, विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। समस्या के बेसिकली कई टाइप बनते हैं। पारिवारिक समस्या भी होता है, व्यक्तिगत समस्या भी होता है, सामाजिक समस्या भी होता है ना। समस्या के प्रकारों पर बात करें तो समस्या कई टाइप के बन जाते हैं। हम व्यक्तिगत तरीके से अगर बात करते हैं प्रॉब्लम्स को लेकर, तो व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक कठिनाई समस्या हो सकती है। आत्मविश्वास की कमी हो गई, मानसिक तनाव हो गया, स्वास्थ्य समस्या हो गया, बेरोजगारी हो गया, उसकी व्यक्तिगत समस्या है। सामाजिक समस्या की बात करूं तो समाज और समुदाय में फैली हुई जो कठिनाइयां हैं, जो कई व्यक्तियों को प्रभावित करती है, जैसे गरीबी, बाल मजदूरी, महिलाओं पर हिंसा, जातिवाद, बेरोजगारी, ये सामाजिक समस्या है ना। पारिवारिक समस्या भी होती है, परिवार को लेकर भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं, उसकी संस्कृति से जुड़ी कठिनाइयां, परिवार में संघर्ष हो रहा है, अलग अलग संस्कृति मान्यताओं में टकराव हो रहा है, विवाह संबंधी समस्या हो रही है, वो पारिवारिक समस्या है ना। आर्थिक समस्या भी हो सकती है, व्यक्ति या समूह में वित्तीय जो है असमर्थता और संसाधनों की कमी, परिवार की आर्थिक तंगी, रोजगार में कमी, कर्ज इत्यादि प्रॉब्लम्स। ये क्या है? ये प्रॉब्लम्स है। उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए एच पार्लियामेंट ने ये 4 P's में एक P इन्होंने दिया, प्रॉब्लम्स। उसके बाद प्लेस, प्लेस को ऑब्लिक करके इन्वायरमेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। स्थान व्यक्ति का सामाजिक और भौतिक परिवेश है। मेरा कहने का भाव, संस्था, सेवार्थी जिस स्थान पर सहायता के लिए आता है उसे सामाजिक संस्था कहते हैं। सेवार्थी जिस स्थान पर सहायता के लिए आता है उसे सामाजिक संस्था कहते हैं। व्यक्तिगत समाज कार्य में केवल सेवार्थी की समस्या का समाधान संस्था के माध्यम से ही होता है। संस्था सार्वजनिक हो या निजी हो, समस्याएं कुछ भी हो सकती हैं। संस्था में समाज की इच्छा या विशेष समूह की इच्छा अस्पष्ट होती है। मतलब सिंपल है कि व्यक्ति की सामाजिक और भौतिक परिवेश में है, क्योंकि इसमें परिवार, विद्यालय, समुदाय, मित्र, कार्यस्थल इत्यादि चीज़ें शामिल है। तो ये बेसिकली प्लेस वाला इंस्टीट्यूट ऐड करिएगा, संस्था युक्त। ऐसा नहीं कि आपने कोई पर्टिकुलर, आप कोई अगर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करोगे तो एक संस्था के थ्रू ही करोगे। व्यक्ति और उसका पर्यावरण के साथ इसके मतलब आपस में संबंध जुड़े हुए हैं। और एक लास्ट है प्रक्रिया, प्रोसेस। प्रोसेस का दूसरा नाम है मेथड। सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य प्रक्रिया मुख्यतः समस्या समाधान करने वाली प्रक्रिया है। समस्या के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया तो आपको जानते ही होंगे, है ना। असेसमेंट मतलब आकलन करना, डायग्नोसिस, हाँ ठीक है, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन, फॉलो अप, ये सब एक प्रोसेस है ना। तो किसी समस्या के समाधान करने के पार्ट में ये रूल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत समाज कार्य के इतिहास पे। पहले बात करते हैं भारत में। देखिए, भारत के अगर हम दृष्टिकोण से देखते हैं व्यक्तिगत समाज कार्य को समझने के लिए, प्रारंभिक चरण था एक 1900 सेंचुरी से लेकर 1947 के बीच में। इस समय समाज कार्य मुख्यतः धार्मिक और परोपकार जैसी गतिविधियों पर या वहां तक ये बेसिकली सीमित था। देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ, मिशनरी संगठन, मंदिर, गुरुकुल, धर्मशाला, गरीब, अनाथ, दिव्यांगों की सेवा कर रहे थे। समाज कार्य का उद्देश्य यही था, सहानुभूत और धर्म पर आधारित सेवाएं थी।
आधुनिक केस वर्क की पद्धति परिचय ये देती है कि धीरे धीरे ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय समाज कार्य के संगठनों के माध्यम से ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो गई। शुरुआत में मिशनरी, गुरुकुल, मंदिर इत्यादि के माध्यम से ही क्या करते थे, अगर किसी की कोई मदद कर देते थे तो वो सोचते थे कि हमने उसकी हेल्प किया, यानी सोशल वर्क किया। विकास और संस्थागत चरणों की जब बात करते हैं हम लोग, तो आपको बता दूं 1920 से लेकर 1950 के बीच में ये चीज़ देखने को मिली। 1920 सेंचुरी से लेकर 1930 सेंचुरी के बीच में समाज कार्य एक औपचारिक प्रशिक्षण बेसिकली प्रारंभ हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा अगर रोल हमें देखने को मिलता है तो भारतीय स्कूल ऑफ सोशल वर्क एक मुंबई में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस करके, 1936 में आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसकी स्थापना हुई। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कोलकाता स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1948 ने केस वर्क का पाठ्यक्रम शामिल कर लिया। ये शायद आप हाल ही में सुने होंगे, KSSW, कोलकाता स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1948 में स्थापित हुआ था ये, ठीक है। और ये भारत का अग्रणी संस्थान है जिसमें समाज कार्य शिक्षा को औपचारिक रूप से पेश किया था। व्यक्तिगत समस्या और क्लाइंट की आवश्यकता का अध्ययन भी किया था इसी में, ठीक है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इसमें भी वही चीज़ें फॉलो होती थी, अध्ययन, निदान, योजना, हस्तक्षेप, मूल्यांकन, समापन, अनुवर्तन शब्द शामिल होता था इसमें। इस समय व्यक्तिगत समाज कार्य की क्लाइंट केंद्रित और समस्या समाधान आधारित दृष्टिकोण बेसिकली देखा गया है, तो ये भी चीज़ इस पर लागू होती है। यहाँ प्रमुख प्रभाव अगर देखें तो मैरी हेलन रिचमंड का केस वर्क सिद्धांत और पार्लियामेंट का घटक काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था इस यूनिवर्सिटीज़ में, उस दौर में आप ऐसा कह सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत में समाज कार्य को औपचारिक रूप मिल गया। समाज कार्य अब केवल परोपकारी कार्य नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय और विकास और व्यक्तिगत सशक्तिकरण का एक हिस्सा बन गया, ये स्वतंत्रता के बाद में, है ना। अब अगर हम बात करते हैं तो विद्वत नाइक और PB राजू, HJ पार्लियामेंट, HH पार्लियामेंट होगा यहाँ पे, HJ नहीं होगा, HH पार्लियामेंट के विचारों से प्रभावित आधुनिक व्यक्तिगत कार्य जो व्यक्तिगत समाज कार्य था वो बेसिकली धीरे धीरे विकसित हुआ। आज व्यक्तिगत कार्य में पर्सन एनवायरनमेंट का दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मूल्यांकन, हस्तक्षेप, अनुकूलन जैसी क्रियाएं शामिल हो गई। केंद्र और राज्य स्तर पर NGO और सोशल वर्क एजेंसी द्वारा मानसिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, बाल कल्याण, वृद्ध और दिव्यांग के लिए केस वर्क सेवाएं बेसिकली उपलब्ध कराई जाने लगी। एक गिलास पानी लाना, है ना। ये था भारत का। अब बात करते हैं हम लोग यूके का इतिहास। यूके में 19वीं सदी में 1840 से लेकर 1860 के बीच में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद शहरी क्षेत्रों में गरीबी, बेघरपन और सामाजिक समस्याएं बढ़ गई। फ्रेंडली सोसाइटी है, एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को, फ्रेंडली सोसाइटी और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। परीक्षा में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से सवाल ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और फ्रेंडली सोसाइटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे सवाल कम पूछे गए हैं, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1869 में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फ्रेंडली सोसाइटी की बात, तो 1700 बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें अगर हम जिक्र करते हैं तो 1793 में फ्रेंडली सोसाइटी से संबंधित पहला कानून एक जो बेसिकली पारित हुआ था, ठीक है, पहला कानून पारित हुआ था। फिर इसमें कई बार इसकी स्थापना हुई है, कई बार इसका नाम बेसिकली बदला गया है, ठीक है, फ्रेंडली सोसाइटी का। ये मैंने 1793 यूके की बताया है। 1787 की बात करता हूँ अगर मैं, 1787 में, तो USA में आया था ये फ्रेंडली सोसाइटी, ठीक है। ये वर्ष भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आपको देखो मिल भी जाएगा CO चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का, ठीक है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1869 में गरीबों की मदद करना, लेकिन व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अपनाते हुए देखा गया, और वो बेसिकली बताया गया कि कौन सच्चा ज़रूरतमंद है ना, ठीक है। तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में ज़्यादा रोल बेसिकली यही देखा गया कि जो आवश्यकता के आधार पे चीज़ें हैं उसी को बेसिकली प्रोवाइड कराया जाए, है ना।
1877 में मैरी एलन रिचमंड ने योगदान प्रारंभ किया अमेरिका में। ये चीज़ आप देख सकते हो, ये इंग्लैंड से बड़ा प्रभावित हुए थे, इसलिए वहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड में बेसिकली भी आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, और अमेरिका में नाम याद रखिएगा मैरी रिचमंड का नाम खासकर। ठीक है, मैरी रिचमंड का नाम। 1880 से लेकर 1900 के दशक में अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड में गरीबों की बच्चों की समस्या के लिए फैमिली सर्विस एजेंसी और सहायक संगठन सक्रिय हो गए। केस वर्क का व्यक्तिगत और पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण बेसिकली विकसित हो गया। 20वीं सदी की बात करते हैं तो यहाँ पर इंग्लैंड में व्यक्तिगत समाजकारी पेशेवर के रूप में हो गया। ठीक है, थिंकिंग स्कूल्स एंड प्रोफेशनल स्कूल वर्क, सोशल वर्क विकसित हो गए। सोशल वर्क में अगर हम बात करते हैं तो केस वर्क सामाजिक सेवा का मुख्य एक आधार बन गया। ठीक है, ये बात सब है यूके की, है ना। अब बात करते हैं अमेरिका की व्यक्तिगत समाज कार्य के इतिहास में। अमेरिका में व्यक्तिगत समाज कार्य की शुरुआत हुई 1877 में। ठीक है, गरीबी और सामाजिक समस्याओं को जरूरतमंद या व्यक्तिगत स्तर पर बेसिकली समाधान करने की बात की गई, और इसमें अहम रोल जानते हो मैरी रिचमंड का ही रहा है। उसके जनक भी हैं, ये तो जानते भी आप लोग केस वर्क के। ठीक है, सोशल डायग्नोसिस उनकी किताब भी रही है, पुस्तक रही, जहाँ पर उन्होंने ये स्टेप दिए थे। ठीक है, उसके बाद 1920 और 30 में अगर हम बात करते हैं तो केस वर्क को पेशेवर प्रशिक्षण स्कूल और महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में शुरू किया गया। समाज कार्य शिक्षा केस वर्क का मुख्य घटक के रूप में इसको शामिल कर लिया गया। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क, आपने नाम सुना होगा। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क ने मानक और नैतिक, ठीक है, दिशा निर्देश तैयार किया, है ना। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क समाज कार्य पेशे के मानवीकृत और पेशेवर बनाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए मानक मूल्य और नैतिकता और शिक्षा को स्थापित किया गया था। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, है ना। इस पार्ट को आप जरूर ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। बात समझ में आ रही है ना आप लोग? प्लीज एक बार स्पष्ट करिएगा, बोलिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क को लेकर अगर हम जिक्र करते हैं उस प्रक्रिया में, तो सन 1911 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। संगठन न्यूयॉर्क में ये विभिन्न विद्यालय में बेसिकली स्थापित किया गया था, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर हम बात करते हैं, समाज कार्य में वैज्ञानिक पद्धति और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को जोड़कर केस वर्क को बेसिकली क्या किया गया और विकसित कर दिया गया। मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र के सिद्धांत का इस्तेमाल करके व्यक्तिगत तरीके से और पारिवारिक समस्याओं का विश्लेषण भी किया गया। 1960 के बाद अगर आप देखें तो PIE जैसे शब्द आ गए, पर्सन इन एनवायरमेंट रोल आ गया। अब केवल व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति और उसके सामाजिक पर्यावरण के बीच में संबंधों के महत्व पर भी बल दिया जाता है। आधुनिक समाज कार्य में केस वर्क का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य हो गया, बीमार हो गया, परिवार हो गया, और वृद्ध हो गया, बाल कल्याण हो गया, असुरक्षित समूह हो गए, इस पर कार्य हो रहा है आज के वर्तमान समय में। 1880 से लेकर 1890 के बीच में आप देखेंगे तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का रोल हमें मिलता है। 1917 में देखेंगे तो मैरी रिचमंड का रोल मिलता है। 1920 और 1930 में देखोगे तो पेशेवर मानकीकृत प्रशिक्षण और नैतिक दिशा निर्देश मिलते हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स का नाम। उसके बाद मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से केस वर्क विकसित हुआ आपका 1940 और 50 में। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो पर्सन एनवायरनमेंट और दृष्टिकोण बेसिकली केस वर्क का आधार बनाकर इसको और डेवलप कर दिया गया। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अब आपका ये टॉपिक होता है समाप्त। पहला पॉइंट अगर हम जिक्र करते हैं आप लोगों से, सोशल केस वर्क में ये होता है अब समाप्त। अब यहाँ पर ये देख सकते हो यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत मैंने आपको सामाजिक भूमिका, समाज कार्य पद्धति, आवश्यकता निर्धारण, अनुकूलन, सामाजिक परिवेश, पर्सन एनवायरनमेंट फिट, सिद्धांत और घटक, ये टॉपिक, और साथ में मैंने इतिहास भी सोशल केस वर्क का खत्म कर दिया। कल आपकी क्लास होगी व्यक्तिगत समाज कार्य अभ्यास के उपागम, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, ये कल 1 घंटे में खत्म होगी, 1 आवर में ये पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे और टॉपिक पर। ठीक है।